वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले मैं आपके देख रहा था जो आपके डाउट्स हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, उसमें कुछ दो क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एग्जैक्टली जनरली मोस्ट प्रोबेबली उसके क्वेश्चन आपके मिलेंगे एडवांस में उसके क्वेश्चन आते हैं। तो चलो देखते हैं, बट कुछ कह नहीं सकते। तो है एडवांस का टॉपिक, बट कभी कभी भी आ भी सकता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो अब आपको जो पहले क्वेश्चन में डाउट था, उसमें मुझे भी थोड़ा डाउट है। उसमें आपको ये दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, जिसमें आपको ए और बी का रेशियो दिया गया है, दैट इज ए बाई बी। ओके, नाउ in triangle ABC, this is your doubt of question number 1। तो ट्राइंगल ABC में आपको साइड ए और साइड बी का रेशियो दिया गया है, जो है आपका 2 + √3, एंड एंगल सी आपको दिया गया है 60 डिग्री। देन द ऑर्डर्ड पेयर एंगल ए कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू, वो आपका क्या हो सकता है, और चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अलग अलग। ओके, वो चार ऑप्शन है आपको 45, 75, 105, 15, 15, 105 एंड 75, 45। ओके, चलो अब यहाँ पे एक चीज समझना कि हमें ए बाई बी का रेशियो दिया गया है 2 + √3, इजंट इट। अब मैं एक तरीके से कर रहा था, आई डिडंट गेट इट, बट लेट अस ट्राई इट वन मोर टाइम। नहीं होता है तो विल सी इट लेटर। सो हमें ये पता है कि ट्राइंगल के लिए हमारा साइन रूल लगता है। सो ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। बट सिंस यहाँ पे हमें बस एंगल सी दिया गया है 60, अगर एंगल सी 60 का यूज करो तो a + b + c इज इक्वल टू 180। तो c 60 रखो तो a + b का सम होना चाहिए आपका 120। ओके, सो वो है यहाँ पे 70 + 50 180, 120 120 120 120। तो वो दोनों जगह पे है। चलो, मतलब ये चारों जगह पे। तो यहाँ पे a बाई बी का अगर मुझे रेशियो चाहिए तो a बाई बी विल बी इक्वल टू साइन ए बाई साइन बी। तो साइन कैपिटल ए बाई साइन बी, तो ऐसी कौन सी पैर के लिए ये रेशियो 2 + √3 आएगा, वो मुझे चेक करना है। अब यहाँ पे पैर में है मेरे पास 75, 45, 15, 105। ओके, तो इसमें से कौन सी वैल्यू मुझे पता है, राइट। 45 मुझे पता है, 75 पता नहीं है, बट 75 में फाइंड कर सकता हूँ 45 + 30 लेके। सो पहली पैर के लिए चेक करते हैं। सो आई एम हैविंग 45 एंड 75। So my sin 45 I know, sin 45 is pi by 4, that is 1 by √2 only. Now sin 75, तो sin 75 मुझे क्या मिलेगा, that is sin 45 + 30, isn't it? So sin a plus b, ये आपका हो जाएगा sin a cos b plus cos a sin b। चलो, sin 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 and sin 30 1/2, isn't it? तो ये आपका हो जाएगा √3 + 1/2√2। तो अगर ये यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ sin 45 by sin 75, तो 1/√2 डिवाइड बाई √3 + 1/2√2, ये कैंसल, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 + 1। ओके, एंड वो ऑब्वियसली 2 + √3 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर इन अ सेम वे उसी के साथ सिमिलर ऑप्शन है डी, जहाँ पे आपका है 75, 45। तो sin 75 by sin 45 मतलब उल्टा हो जाएगा, इट विल बी √3 + 1/2। वो भी नहीं होगा क्योंकि हमें 2 + √3 चाहिए। चलो, अब बी और सी वाली पैर में हमारे पास 15 डिग्री है, दैट इज साइन 15 एंड साइन 105। चलो, ना ही हमें 115 पता है, ना ही 105 पता है। तो अगर मैं बी ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, दैट इज 105, 15, सो दिस विल बिकम साइन 105 by साइन 15। चलो, साइन 15 में फाइंड कर सकता हूँ साइन 30 या cos 30 से, इजंट इट? तो साइन 105 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 + 15, 90 + थीटा
सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो आपका cos 15 बाई sin 15 हो जाएगा। अब मुझे sin 15 और cos 15 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आपको ये वैल्यू क्लियर है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, sin 75 की, ठीक है, sin 75 वाला रब कर दूं ना, क्या sin 15 और cos 15 की वैल्यू निकाले अभी? ओके, चलो, तो sin 15 या cos 15 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? ये आपका हो जाएगा cos 15 बाई sin 15। ओके, आप दो तीन तरीके से निकाल सकते हो, आइदर यू कैन टेक 45 माइनस 30 और 60 माइनस 45, isn't it? दिस इज योर cos 15 बाई sin 15। तो सपोज मैं पहले cos 15 निकाल रहा हूँ, my cos 15 will be cos 45 minus 30, so it is cos 45 cos 30 plus sin 45 sin 30. Now cos 45 1 upon root 2, cos 30 root 3 by 2, sin 45 1 upon root 2, sin 30 1 half. So ये भी आपको मिलेगा root 3 plus 1 by 2 root 2 only. 75 भी यही मिल रहा था ना, और 90 माइनस 15 हो गया ना, ऑब्वियसली वो 90 माइनस कर दे तो अभी डायरेक्टली हो जाता है। सो ये है आपका cos 15। इन सेम वे अगर आप sin 15 फाइंड करेंगे, आप इसी तरीके से जा सकते हैं, या 1 माइनस cos स्क्वायर 15 कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आई थिंक ये आसान होगा। सो sin 45 cos 30, तो वो 1 अपॉन रूट 2 होगा, फिर माइनस cos 45 sin 30 एंड isn't it? cos 45 sin 30 होगा, यस। सो वो 1 अपॉन रूट 2 होगा, तो सेम आंसर आएगा, वो आएगा आपका रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। और आप जब इन दोनों का रेशियो लोगे sin 15 बाई cos 15 या cos 15 बाई sin 15, तो ये रेशियो आपको मिलेगा रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। बट यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है 2 प्लस रूट 3। अब यहीं पे आके मैं लास्ट टाइम भी अटक गया था कि 2 प्लस रूट 3 आपको दिया गया है ना, व्हाट अबाउट यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली विल टेक रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, तो ये ऊपर नहीं तो 2 प्लस रूट 3 दिया गया है ना, हाँ, तो ठीक है, रूट 3 माइनस 1, ठीक। सो रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, और ये आपका हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। हाँ नहीं, सही किया था, सॉरी, आई एम जस्ट टायर्ड। सो हाँ बस अब तो आ जाएगा। सो रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर ऊपर रहेगा, सो रूट 3 स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, डिवाइड बाई रूट 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 3, डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 प्लस रूट 3 आ गया। ओके, तो 2 प्लस रूट 3 आपका कौन से पेयर में आया? इसी में sin 10 बाई 5 बाई sin 15, दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी, 105 and 15। सो इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? जस्ट गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब बीच बीच में शायद वो नेट की वजह से वो हुआ होगा, अटका होगा और वो सारी चीजें।
ये एग्जैक्टली संहिता धनश्री और संकल्प ना जेई मेंस के प्रीवियस पेपर की बुक कर रहे थे, ओके, बीआर के लिए। तो उसमें उन्होंने जो उनके जो डाउट्स थे वो मुझे भेजते थे, तो अभी हम वो वाला कर रहे हैं, जेई मेंस के प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। मतलब उसमें उन्होंने एक मुझे डाउट भेजा था कि ट्राइंगल एबीसी में a/b 2+√3 है, एंगल सी 60 है, तो एंगल ए एंगल बी क्या होगा। ये डाउट्स का पीडीएफ मैं आपको एट द एंड भेज दूंगा, ठीक है। जाए नेक्स्ट। और आई थिंक आप लोग कर रहे हो ना, समेता एंड निमेश, आप लोग जेई मेंस के लिए कर रहे हो, बाकी सारे स्टूडेंट सिर्फ के सेट के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो लोग अटेंड नहीं करते इतना, ठीक है। हाँ, तो जेई मेंस पे टिके रहना, क्योंकि डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ज्यादा टाइम हो गया है, मतलब मिला है, तो जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि अ टावर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क, capital A and capital B are 2 points on the boundary of the park, such that capital AB is equal to A subtends an angle of 60 degree at the foot of the tower and the angle of elevation of the top of the tower from A and B is 30 degree. The height of the tower is, okay, so वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझने वाला क्वेश्चन है। इट इज लाइक 3D में अगर आपने इसका फिगर बना लिया तो आसान है। अ टावर स्टैंड्स ऑन अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क, राइट। तो मान लो ये मेरा सर्कुलर पार्क है, अब ये सर्कुलर पार्क में यहाँ पे टावर है उसके सेंटर में, ओके। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ओके। नाउ A and B are the 2 points on the boundary of the park such that AB equal to A subtends at angle of 60 degree at the foot of the tower। मतलब ए और बी ऐसे पॉइंट है कि उन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो वो फुट ऑफ द टावर पे 60 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे। तो सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट्स दे रहा हूँ, तो दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट बी। अब इसको ये फुट ऑफ द टावर के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, isn't it? So अब आपको ये पूछा गया है क्या ए बी इक्वल टू ए, इतना डिस्टेंस भी आपको दिया गया है कि और ए बी इज ए ओनली, ओके। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए एंड बी इज 30 डिग्री। मतलब अब ये टावर के टॉप को अगर मैं ए से देखूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे मतलब ये प्लेन में जो ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री है। इन द सेम वे जब मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बनेगा, ओके, टावर के टॉप के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये सारी चीजें मुझे इंक्लूड करनी है फिगर में। तो अब ये जो आर्किटेक्चर का कर रहे हैं उनके लिए आसान होगा, मतलब उनको थोड़ा पता चल जाता है। अब ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करने के लिए हम जस्ट इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो टावर का प्रोजेक्शन ले लेंगे कहीं पे, ताकि हम ये 3D फिगर में सब इंक्लूड कर पाए। बट प्रोजेक्शन लेट टाइम हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये ऊपर वाले प्लेन में, तो इसका प्रोजेक्शन मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, कैसे भी आप ले सकते हो, राइट। सो सपोज this is my center of the circle O as well as this is my foot of tower। इसका प्रोजेक्शन मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस तरीके से लेना है कि मैं सारे एंगल डिनोट कर सकूँ। और टॉप ऑफ द टावर, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, सपोज टी। अब इसको ज्वाइन किया तो ये 30 डिग्री मिलेगा, राइट। बट ये कौन से प्लेन में मिल रहा है वो मुझे ध्यान रखना है, ये प्लेन में नहीं, इधर है परपेंडिकुलर। इन सेम वे इसको कनेक्ट किया तो ये यहाँ पे 30 डिग्री मिलेगा। ये वाला प्लेन कौन सा है? यहाँ पे है, ओके। सो
आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? कैसे बन रही है फिगर, ये पता चल रहा है ना? सो 30 डिग्री ये वाले प्लेन में, राइट, सेम पे 30 डिग्री ये वाले प्लेन में, और बीच में ये 60 डिग्री है, ठीक है। और ए बी का डिस्टेंस आपको ए दिया गया, इतनी चीजें। ओके, सो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन वंस अगेन। A tower subtends at the center of a circular path. So, stands at the center of circular path. Sorry, A and B are 2 points on the boundary of the path, such that AB equal to A subtends at angle of 60 degree at the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower from A and B is 30 degree, the height of the tower. Okay. So Dhanashree is telling that ये बन गया था बाद में. Okay. तो क्या ये कराने की जरूरत नहीं है? Anyone? इसमें शायद आपको हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है। ओके, मतलब ये ए दिया है, अभी ए की मदद से मुझे ये टावर की हाइट निकालनी है। सपोज मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि टावर की हाइट है एच, ये मुझे एच निकालना है, ठीक है। अगर आता है तो नो प्रॉब्लम, देखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगर नहीं आता है तो देख लेते हैं। ओके ओके, वी कैन मूव टू नेक्स्ट वन। व्हाट अबाउट संमिता एंड निमिषा? क्या एक बार दिखा दूं कि हो जाएगा? अगर फिगर क्लियर है तो फिर आसान है। फिगर आपको क्लियर हो गई? ओके, हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अभी छोटा ही है, समझो। अब ये 60 डिग्री है सर्कल में, ये दोनों रेडियस तो सेम है, तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं, तो वो भी 60-60 हो जाएंगी। तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो सर्कल की रेडियस भी यही हो जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। बस अब कोई भी, अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल उठा लो, आपके पास उसमें ये 30 डिग्री पता है, ये ए पता है, अपोजिट साइड चाहिए। सो tan 30 इज इक्वल टू एच बाई ए, tan 30 इज 5/6, 1/√3 इक्वल टू एच बाई ए, तो एच आपका हो जाएगा a/√3। ओके, यस, जस्ट पूरा खेल फिगर का है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाले जो डाउट आपने भेजे थे वो खत्म हुई। इसके बाद आपने भेजे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, तो हो गया है ना? कि वो और करना पड़ेगा? लेट मी सी। चलो रिलेशन एंड फंक्शन वाले देख लेते हैं, ठीक है, मतलब क्लास 12th वाला रिलेशन एंड फंक्शन। चलो उसमें आपने सबसे पहले जो भेजा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको पूछा गया है डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन आपको दिया गया है 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स बेस 10। बस इसका मुझे डोमेन फाइंड करना है। चलो कैसे फाइंड करेंगे डोमेन? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स डोमेन। तो इसके लिए डोमेन फाइंड करने के लिए मेरा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सो माई एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, isn't it? So my x is not equal to plus or minus 2। ये किसके लिए हो गया? एफ ऑफ एक्स के लिए। तो log ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो जिसका भी log निकाल रहे हैं उसका इनपुट ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, isn't it? नेगेटिव नंबर का आप log नहीं निकाल सकते। 1 हुआ तो चलेगा, बट बेस हो तो बेस 1 भी नहीं हो सकता। सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 शुड बी पॉजिटिव। अब ये एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ से अगर मैं इसका वो करूंगा, फैक्टर्स निकालूंगा या रूट्स निकालूंगा, तो रूट्स आपको क्या मिलेंगे? एक मिलेगा x इक्वल टू 0, एक मिलेगा x इक्वल टू 1, और एक मिलेगा x इक्वल टू -1, ठीक है। फिर वेरी कर्व मेथड या इनइक्वालिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, 1 के बाद की वैल्यू रखोगे तो वहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, सबकी पावर 1 है तो डायरेक्ट नॉर्मली मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और यहाँ से ये जाएगा नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब आपको पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो पॉजिटिव वाला पोर्शन आपका आएगा -1 to 0, और मतलब और ओ आर, राइट, या यूनियन 1 to इंफिनिटी, राइट। तो ये आपको मिलेगा -1 से 0 में, यूनियन 1 to इंफिनिटी।
ओके, अब आपको देखना है कि उसमें +2 और -2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनली इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, राइट? क्योंकि प्लस है या कोई भी प्रोसेस, तो आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्स यहाँ पे रखोगे वही यहाँ पे रखना है। तो एक तो -1 से 0 ले रहे हो तो -2 तो इधर ही निकल गया, तो -2 तो आएगा ही नहीं। अब 1 से इन्फिनिटी ले रहे हो तो यहाँ पे आएगा +2। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो योर दिस विल बी -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। आप ऐसा लिख सकते हो, आइदर ये पूरा का पूरा लिख के -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी -2। ओके, अब जिस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ आपको ये वाला ऑप्शन दिया गया है, -1 से 0, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। ओके, तो ये ठीक रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद वाला देखते हैं। क्वेश्चन 4 थोड़ा आसान क्वेश्चन ही था। क्लियर है ना? जस्ट बताते जाना, कोई डाउट हो तो। चलो अब क्वेश्चन 4 में let f of n is equal to greatest integer function 1/3 plus 3n by 100 into n, where greatest integer function n denotes greatest integer less than or equal to n. Okay, then sigma n is equal to 1 to 56, f of n is equal to। ओके, तो ऑब्वियसली इसमें हम सबसे पहले f of 1 रखेंगे, फिर f of 2 अप टू f of 56 तक जाएंगे। बट ये 1/3 प्लस 3n/100, इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, समझो। ये समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन को हम समझते हैं। सो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 1/3 अगर आप करोगे, आप सबको पता है वो 0.333 आता है, इजंट इट? प्लस अब ये 3n/100 डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे, इंटू n। अब आपको ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n, राइट? अब इसके लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए। चलो आप समझ गए यहाँ पे। सो 0.33 प्लस 3n/100, अब इसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन आप सबको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x। इसका आंसर आपका 0 आएगा कब? जब आपका x 0 से 1 के बीच में हो। ओके, अब ये 0.33 ऑलरेडी 0 से ज्यादा है, राइट? जस्ट लेट मी नो कि यहाँ पे ये वैल्यू मैं कितनी ले सकता हूँ कि जो 1 से कम होगी, तो उसके लिए मेरा आंसर 0 आएगा, इजंट इट? समझना। सो अगर ये 0.333 है, तो 0.333 के साथ मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूँ तो 1 हो सकता है, मतलब 1 माइनस 0.333। ये 0.333 है, 0.7 प्लस 0.31 होता है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 0.666 कर रहा हूँ तो वो 0.999 रहेगा, विच विल बी लेस देन 1। ओके, मतलब 0.333 में अगर 0.6666 ऐड कर रहा हूँ तो उसका आंसर 0.999 होगा, विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x मेरा 0 हो जाएगा। ओके,
सो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि दिस इज माई 0.333। अब n की वैल्यू मुझे 1 से शुरू करनी है, 56 तक जाना है। तो 1 2 अप टू जब n की वैल्यू 22 होगी तो ये 22 इंटू 3 66 हो जाएगा। 66 बाई 0.66 हो जाएगा। तो सपोज अब यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट ही ले रहा हूँ। सो 0.33 प्लस 0.66 वो 0.99 हो जाएगा 22 के लिए। तो ऑब्वियसली उससे कम के लिए छोटा रहेगा। तो इन सभी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन लागू होगी, राइट। इन सभी वैल्यू के लिए मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.33 प्लस 3n बाई 100 0 हो जाएगा, इजंट इट? ओके, तो इन सभी वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा। चलो अब उसके बाद वाली कंडीशन, उसके बाद वाली कंडीशन आपकी ये है कि इसका आंसर 1 आता है जब आपके x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो, वेयर 1 इज इंक्लूडेड एंड 2 इज एक्सक्लूडेड। ओके, चलो 22 के बाद अगर मैं 23 रख रहा हूं तो 23 इंटू 3 69 हो जाएगा। सो 0.69 प्लस 0.33 1.02। तो अब वहां से 1 आना आंसर शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो 23 से आंसर 1 आना शुरू हो जाएगा। अब वो कब तक चलेगा, राइट? 23 के बाद वाली अब वैल्यू सोचो कि अब मैं नेक्स्ट कौन सी वैल्यू लूंगा जब के लिए उसके लिए मेरा आंसर 1.999 के आसपास हो, ठीक है। मतलब 1 पॉइंट समथिंग के आसपास हो, 2 नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो कौन सी वैल्यू मैं ले सकता हूँ, मुझे फाइनल 56 तक लेने के लिए बोला है। तो अगर मैं n की वैल्यू 56 लूंगा, सपोज मैं n की वैल्यू 56 ले रहा हूँ, तो 3n मेरा हो जाएगा 3 इंटू 56। तो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 168 बाई 100। तो 1.68 हो जाएगा और उसमें मैं अगर 0.33 ऐड करूंगा तो वो 2.01 हो रहा है, मतलब एक सिर्फ थोड़ा बढ़ रहा है 56 पे। चलो उसके पिछले वाला लेके देखते हैं 55। सो 3n आपका हो जाएगा 3 इंटू 55, 165 हो जाएगा। अब 165 बाई 100 तो 1.65 एंड 0.33 ऐड करोगे तो वो आपका 1.98 होगा। तो आई थिंक n इक्वल टू 55 तक आपको 1 आंसर मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा। सो n इज इक्वल टू 23 से 55 तक आपका ये फंक्शन 0.33 प्लस 3n बाई 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आपको 1 मिलेगा और n इक्वल टू 56 के लिए 0.33 प्लस 3n बाई 100 आपको 2 मिलेगा बिकॉज वो 2.01 हो रहा है। अब अगर आप सिग्मा को सिंप्लीफाई करें, दैट इज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 56 एफ ऑफ n, तो ये आपका होगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अप टू एफ ऑफ 56। एफ ऑफ 1 सो एफ ऑफ 1 से 22 वो तो सारे जीरो ही हो जाएंगे। सो एफ ऑफ 1 से 22 तक मैं जीरो ले रहा हूँ। चलो एफ ऑफ 23 से 55 इसकी वैल्यू 1 होगी, बट एफ ऑफ एन क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एन। ओके, तो 23 पे उसका आंसर आएगा 23n, 24 पे 24n, अप टू 55 पे आएगा 55n, प्लस 56 पे आंसर आएगा 56 इंटू 2n, इजंट इट? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल आ रहा था, आई जस्ट ओके। सो इट इज 56 इंटू 2n, इज इट क्लियर? अब समझना, सो 23n प्लस 24n अप टू 55n प्लस 56 इंटू 2n है मेरे पास। अब मुझे इसका सिंप्लीफाई करना है, राइट? अब तो आसान है, इजंट इट?
सो n कॉमन निकाल लेते हैं पहले। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 23 से 55 प्लस 56 इंटू 2, सपोज उसके साथ n है, तो 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 112 इंटू n। ओके चलो, अब 23 से 55 का सम कैसे करोगे? arithmetic progression, isn't it? and n by 2 2a plus n minus 1 into d। ओके, और अब पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये टर्म्स कितनी हैं। ओके, सो हियर a is equal to 23, common difference is 1, right? your final term is 55, so total number of terms कितनी हो जाएंगी? 55 minus 22, क्योंकि 23 से शुरू हो रहा है तो डायरेक्टली मिल जाएगा, तो टोटल 33 टर्म्स है आपके पास, isn't it? 55, यहाँ अगर 1 से होता तो 1 से 55 टर्म्स, आगे वाली 22 निकाल दी, so 55 minus 22, 33 terms, so it will be n by 2 a plus l, a is your 23 and l is your 55 plus 112